हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आप सबका एलपीएन के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। आज हम लोग इस चैप्टर को आगे प्रोसीड कर रहे हैं और यहाँ से चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, उसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला जो पार्ट था, यानी कि वी इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, वो लगभग यहाँ से खत्म हो गया है। यहाँ से हम लोग कैपेसिटर की तरफ, हम लोग कैपेसिटर की तरफ चलना है, यानी कि कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ना है। तो उसके लिए ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर देखिए, पहले लिखा है कंडक्टर, इंसुलेटर, फ्री एंड बाउंड चार्जेस। ये कुछ बेसिक है जो कि उसमें यूज होगा, इसी के लिए ये टॉपिक दिया हुआ है। और एनसीईआरटी में फिर उसके बाद ये दिया है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये भी पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर डाई इलेक्ट्रिक। तो ये जैसे एनसीईआरटी में सीक्वेंस में दिया है वैसे हम लोग चल रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले यहाँ पर कंडक्टर, इंसुलेटर का दो डिफिनेशन लिखे हैं। देखो, कंडक्टर के बारे में लिखे हैं कि यहाँ पर जैसे एक प्लेट है, मान लो इस प्लेट में हम यहाँ पर लगा दिए बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब बाहर से हम यहाँ पर लगा दिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है, यहाँ पर और भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना। हाँ बोलो। एक्सटर्नल मतलब कि जो बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, और एक इंटरनल भी होता है ना। इंटरनल मतलब जो पहले से ही इस कंडक्टर में मौजूद, कंडक्टर में डेवलप हो जाए अपने आप, उसको इंटरनल बोलेंगे। इसलिए नया टर्म लेके आए एक्सटर्नल। अभी थोड़ा देर में हम लोग देखेंगे कि कुछ इंटरनल फील्ड जैसा भी कुछ होता है, इंटरनल या इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड उसके बारे में पढ़ना है, इंड्यूस्ड नहीं, इंड्यूस्ड है। हाँ, पढ़ना है उसी के बारे में अभी थोड़ा देर में। तो एक्सटर्नल फील्ड का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल फील्ड का मतलब जो कंडक्टर में पहले से हो वो नहीं, हम लोग जो बाहर से अप्लाई करें उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फील्ड। समझिए एक्सटर्नल फील्ड का मतलब, हम लोग लगाने का मतलब ये है कि बाहर में कोई इधर कोई चार्ज होगा तो उस चार्ज से ये फील्ड बन रहा होगा। यहाँ जो अंदर में चार्ज है उससे नहीं बन रहा होगा, ये मतलब हुआ। समझिए अभी। और ये फील्ड इन्फिनिटी से आ रहा होगा, ऐसे इन्फिनिटी पे कोई चार्ज होगा, उससे फील्ड बन के यहाँ तक आ रहा होगा, कंडक्टर के पास अगल बगल आ रहा होगा। तो यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा कंडक्टर के सरफेस पे, तो वो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इस तरफ जाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, है कि नहीं बताओ। तो वही बोल रहा है कि अच्छा, इसमें तो चार्ज फ्लो कर गया ना, यानी बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो इसमें चार्ज फ्लो करने लगा। ऐसे लगाए इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले तो ये इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था मस्त, बाहर से लगाए फील्ड तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाने लगा। वही बात देखो लिखा हुआ है, दीज सब्सटेंसेज विच अलाउ लार्ज स्केल फिजिकल मूवमेंट। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है लगभग, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगेगा, एक थोड़ी जाएगा, अरे बहुत सारा होगा जो इस तरफ जाने लगेगा। किसकी वजह से? ये बाहर वाला फील्ड की वजह से। तुमको चैप्टर 1 में ये बताए थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ अप्लाई करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, वही बात है बस मामूली सा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज उसके साथ जाता एक्चुअली नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज था। हाँ, यहाँ पर ना ये इलेक्ट्रॉन और प्लस एक साथ जुड़ा हुआ था। जैसे ही तुम फील्ड लगाई तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, और इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पर प्लस चार्ज छोड़ दिया। समझी? फिर यहाँ जो पीछे में होगा, पीछे वाला से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ऐसा लगेगा कि पॉजिटिव चार्ज भी मूव कर रहा है, बट वैसा थोड़ी होता है। पॉजिटिव चार्ज जहाँ है वहीं रहेगा, वो थोड़ी मूव करेगा। समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ पर वही लिखा है कि लार्ज स्केल मतलब बहुत सारा मूव होगा। जब यहाँ पर हम लोग बाहर में क्या लगाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। फिर देखो इंसुलेटर के बारे में लिखा है कि जो अलाउ नहीं करेगा चार्ज का फ्लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे बाहर से तो, और इसको नॉन इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। नॉन इलेक्ट्रिक, जो फ्लो नहीं करने देगा। एक और नया चीज के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है, बहुत ही नया चीज, जो कि ना कंडक्टर है ना इंसुलेटर है। डाई इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक, जिसके बारे में तुम चैप्टर 1 में थोड़ा थोड़ा पढ़ी हो। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के ऐसे नहीं लिखते थे, इससे करके अजीब सा ऐसे खींच के लिखते थे। हाँ, यही वाला। हाँ सेम है, क्योंकि उसमें उसी का बात करते हैं हम लोग, वैल्यू जो लिखते हैं ना उसी का लिखते हैं। जैसे के फॉर वाटर तुम लोग को बताए थे ना चैप्टर 1 में, 80 बताए थे। 81 ऐसे होता है, 81 भी लिख सकती हो, 80 भी लिख सकती हो। हम लोग 80 लिए थे ताकि न्यूमेरिकल बना पाए, तो किताब उताब में देखोगे तो 81 रहेगा। तो वही सेम चीज़ होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर अभी तुम जो डाइलेक्ट्रिक बोलो, है ना। अच्छा, कुछ ऐसा इस टाइप का स्लैब होगा, हम लोग बनाएंगे। अच्छा, इसको हम क्या बोले कि ये ना कंडक्टर है ना इंसुलेटर है। सुनो ये क्या है एक बार बताते हैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में। यहाँ पर तीसरा ऐसे लिखना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक। ये इंसुलेटर के ही अंदर आता है भाई, एक बार सुन ले। ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो इंसुलेटर के ही अंदर आता है, ऐसा मत सोचना कोई एकदम ही नया चीज हो गया। इंसुलेटर के ही अंदर आता है। क्यों पता है? क्योंकि ये चार्ज को फ्लो नहीं करने देता अपने से, अपने ऊपर से जो चार्ज को फ्लो नहीं करने दे उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। तो ये भी फ्लो करने ही नहीं देगा, लेकिन चार्ज को यहाँ डेवलप जरूर होने देगा। चार्ज मूव नहीं करेगा ना, डेवलप होने देगा। डेवलप मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाएगा, देखो ऐसे माइनस 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 डेवलप हो गया, प्लस होगा इंड्यूस होगा अपने आप। कैसे होगा वो बताएंगे अभी हम। इस टाइप का कुछ होता है डाइलेक्ट्रिक, माइनस और प्लस। अब तुम ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है? प्लस से माइनस की माइनस से प्लस?
प्लस से माइनस की तरफ बनता है, इतना तो पता है ना। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन जाएगा प्लस से माइनस, मतलब डाइलेक्ट्रिक कोई ऐसा चीज है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है लेकिन चार्ज को वो फ्लो नहीं होने देता है। अगर चार्ज को भी वो फ्लो होने दे देता तब तो उसको बोल देते कंडक्टर, लेकिन क्योंकि वो चार्ज को फ्लो से रोक रहा है इसलिए उसको नया नाम दे दिया, डाइलेक्ट्रिक बोल दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोल रहा है? इंसुलेटर। इंसुलेटर वही कहाँ हुआ, इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी बनेगा, इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है। देखो यहाँ पर लिखे भी है कि इंसुलेटर में हम लोग क्या किए, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हैं बट वहां पर कोई चार्जेस फ्लो नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बनेगा उसमें। इंसुलेटर में कहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा? उसमें जो चार्जेस होता है वो तो बाउंडेड होता है ना, बाउंड चार्जेस होता है, मूवेबल। और यहाँ देखो पोलराइज है चार्ज ना, प्लस माइनस, ऐसे नहीं होता। इंसुलेटर तो ऐसा दिखेगा, देखो अगर तुम इंसुलेटर का फोटो देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ये लो कुछ नहीं रहेगा उसमें इंसुलेटर, ना प्लस ना माइनस, कुछ भी नहीं, अनचार्ज। ठीक है, तो अनचार्ज जो रहता है उसी को इंसुलेटर बोलती हो ना, समझी क्या बोले अभी हम? तो डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर से थोड़ा अलग है। अब इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक, कोई ऐसे भी लिखता है कहीं का डेफिनेशन, डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर, ऐसे भी लिख देगा, तो घबराने का बात नहीं है। इंसुलेटर क्यों बोल रहा है डाइलेक्ट्रिक को? क्योंकि वो चार्ज को फ्लो नहीं होने देता है ना। तो एक प्रॉपर्टी मिल गया ना इंसुलेटर का उसके अंदर कि चार्ज को फ्लो नहीं होने दे रहा है, इसलिए उसको इंसुलेटर बोल दिया डाइलेक्ट्रिक को। पढ़ना है आगे इसके बारे में, के इसका सिंबल होता है, ऐसे लिख देते हैं डाइलेक्ट्रिक बना करके उसके ऊपर ऐसे के लिख देते हैं। अब देखो डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा, तो ये के हमेशा फिक्स नहीं होगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अब देखो उसके बाद क्या है, फ्री एंड बाउंड चार्ज। 2 मिनट में समझ में आएगा फ्री एंड बाउंड चार्ज, 2 लाइन लिख लें इसके बारे। आगे ये वर्ड बहुत बार यूज होगा, तुम अभी आगे पढ़ोगे ना। चैप्टर का नाम क्या है बताओ? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस, कैपेसिटर्स नहीं है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस उसको सी से डिनोट करते हैं। कैपेसिटर तो डिवाइस होता है, उसका कोई सिंबल नहीं होता है। तो कैपेसिटेंस यानी कि सी उसका सिंबल होता है। कैपेसिटर एक डिवाइस हो गया ना, तो उसके बारे में नहीं बोलना है। तो यहाँ पर जब तुम पढ़ोगी ना वो कैपेसिटेंस, तो उसमें ये सब फ्री बाउंड चार्ज ये सब वर्ड बहुत यूज होगा, तो इसलिए इसको समझना, थोड़ा सा समझ लेना, देखने से ही पता चल रहा है क्या होगा। खैर बता देते हैं। तो यहाँ पर पहले फ्री एंड बाउंड चार्ज। बाउंड का मतलब वो चार्ज होता है जो मूव नहीं करता है, फ्री चार्ज यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसके बारे में बहुत बार बात भी की हम लोग चैप्टर 1 में। फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि मूव करते रहता है आराम से, जैसे जो वायर होता है, वायर घर में जो वायर लगा रहता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि मूव करता है, तो उनका मूवमेंट की वजह से उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनता है, करंट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा है फ्री चार्जेस। तो फ्री चार्जेस में लिखा है, जैसे देखो सिंपल बताते हैं, सब छोड़ो पहले हम तुमको सिंपल बताते हैं। यहाँ पर जैसे मान लो कि एक प्लेट है, इस प्लेट में एक न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम का मतलब प्लस माइनस दोनों जुड़ के क्या हो गया, जीरो हो गया, अभी एक भी चार्ज नहीं है। तुम यहाँ से क्या करती हो, एक इलेक्ट्रॉन निकालती हो, तो एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पहुंच जाता है निकल के, ऐसे निकाल ली, एक इलेक्ट्रॉन इधर चल गया। कैसे निकालोगी एक इलेक्ट्रॉन? वो पहले तो ये बात पूछना चाहिए ना, सर निकला कैसे वो? देखो तुम यहाँ पर क्या की, बाहर से लगाई एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ई एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल। तो इस एक्सटर्नल फील्ड को देख करके यहाँ जो भी इलेक्ट्रॉन था उसका में कैपेसिटी आ गया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो मूव करने लगेगा उस तरफ। हाँ यही होता है एक्चुअली। यहाँ पर पहले क्या था ना, जब ये मेटल ऐसे ही आराम से था, मेटल बोल रहे हैं, आराम से मेटल था, ठीक है, तो जब आराम से मेटल था और यहाँ बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा हुआ था, तब तो सब ठीक ठाक था। ये इलेक्ट्रॉन इससे कंबाइन किया हुआ था, यहाँ पर अभी क्या डेवलप हो गया होगा, प्लस डेवलप हो गया होगा। लेकिन पहले ये दोनों कंबाइन किया हुआ था। जैसे ही तुम बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, वैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक निकला, क्योंकि तुमको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो इस तरफ हो गया। ऐसे ही एक थोड़ी निकला होगा, बहुत सारा निकला होगा, हम तो तुमको एक दिखा रहे हैं ना। तो ये सारा इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करने लगा फ्रीली, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगा फ्रीली, इसलिए उसको हम लोग बोल रहे हैं फ्री चार्ज। और ये प्लस मूव करेगा, ये थोड़ी मूव करता है, तो इसलिए इसको बोल दिए बाउंड चार्ज। अब यहाँ जो समझाया है थोड़ा सा इसमें केमिस्ट्री घुसा दिया है। यहाँ जो समझाया हुआ है वो केमिस्ट्री के बेसिस पे, सुनो बताते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। जैसे एटम होता है, एटम, तो एटम के अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस ऐसा बड़ा सा प्लस नहीं होता है, बिंदु के जैसा होता है छोटा सा, और यहाँ पर शेल होता है के एलिमेंट शेल। तो के शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तो इस न्यूक्लियस से एकदम पूरा बाउंडेड रहता है, एकदम अट्रैक्टेड रहता है, हम तो तुमको छोड़ के जाएंगे नहीं, हम तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जो ये दूर वाला इलेक्ट्रॉन है ये तो एकदम तैयार रहता है कि कोई आए और ले जाए, है कि नहीं? तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, और जो यहाँ पर न्यूक्लियस के नजदीक हुआ वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, हल्का बाउंडेड नहीं बोलोगे, थोड़ा थोड़ा बाउंडेड है। तो लेकिन यहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन्स को बाउंडेड बोल दे रहा है। क्यों? काहे कि ये निकलवे नहीं करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को हम निकाल ले रहे बाहर, और ये फ्रीली आ भी जा रहा है, फ्रीली मूव भी कर जा रहा है, लेकिन ये अंदर वाला को निकालने में बहुत कष्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होके है। न्यूक्लियस तो बड़ा सा प्लस होता है ना, बड़ा सा नहीं होता, मतलब प्लस चार्ज होता है न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आपस में अट्रैक्टेड रहता है, लेकिन जो दूर वाला इलेक्ट्रॉन है वो तो अट्रैक्टेड नहीं होता है ना, तो वो तैयार रहता है ऐसे कि कोई आए और हमको ले जाए। क्या? जैसे तुम तैयार
चलो देखो आगे, यहाँ पर देखो वही लिखा है फ्री चार्ज के बारे। द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट शेल, अरे आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल वाला, ऑफ एटम्स, एटम्स बोल दिया, एटम कुछ भी, आर लूजली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। ये जो लास्ट वाला है न्यूक्लियस का प्यार यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये वाला के पास तो एकदम खतरनाक प्यार बरस रहा है क्या, लेकिन यहां तक वाला के पास नहीं पहुंच पा रहा है कि नहीं। जैसे क्लासरूम में होता है, अगर 150 बच्चा बैठा है तो टीचर सामने वाला पे फोकस कर पाता है, पीछे वाला लोग क्या करता है, पीछे वाला तैयार रहता है मोबाइल लेके, पीछे खड़ा रहता, पीछे मतलब तैयार रहता है, जैसे तुम करती हो कॉलेज में क्या, है कि नहीं। हाँ, तो देखो यहाँ लिखा है फिर, दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द एटम एंड मूव ऑलमोस्ट फ्रीली। मतलब ये जो पीछे वाला इलेक्ट्रॉन है ये तुरंत डिटैच होकर और निकल लेता है। डिटैच वो तो बायो वाला हो गया नहीं, डिटैच। तो यहाँ से इनसाइड द मेटल, इनसाइड द मेटल ये कहाँ से आ गया, इनसाइड द मेटल। भाई ये बोल रहा है ना कि ये एटम यहाँ मेटल पे था, नहीं समझ में आया ना, ये इनसाइड द मेटल बात समझ में आया। देखो ये जो तुमको हम दिखाए ना इसे इलेक्ट्रॉन निकलते हुए, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला, मेटल के अंदर से। और मेटल में एटम्स होता है ना, यही वाला इतना बड़ा सा जो बनाया है वही ना है ये, अरे यही बड़ा वाला ये है, तो वही बोल रहा है कि मेटल से निकलेगा इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, ये बात नहीं समझ में आया, ये जो बड़ा सा इतना बनाया एटम वही एटम है ना यहाँ पर, वो तो तुमको समझाने के लिए से छोटा सा बनाया है। और ऐसा एक एटम होगा, अरे यार करोड़ों एटम होगा, ये पता है ना कंडक्टर में कितना करोड़ों एटम होता है, तो वही बोल रहा है कि तो उस ये इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये कौन सा वाला निकला, तो जो सबसे लास्ट शेल में था एटम का। आया समझ में, तो इसको फ्री चार्ज बोलेंगे क्योंकि वो आराम से मूव कर गया। और इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग बाउंड चार्ज भी बोलते हैं, इस पे ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग बाउंडेड भी बोलते हैं, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन को, जो अंदर में होता है, इनर शेल में होता है। देखो पढ़ो क्या लिखा है, तो इसको मोबाइल बोल दिए। मोबाइल क्यों बोले, ये क्योंकि ये मूव करने लगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे लगा वैसे ही मूव करने लगा, तो इसलिए मोबाइल बोल दिए। तुमको आया समझ में जी, नहीं क्या चीज नहीं समझ में आया। मोबाइल का मतलब होता है जो मूवेबल होता है, जो चार्ज मूव करता है उसको मोबाइल बोलते हैं, और जो मूव नहीं करता है उसको इमोबाइल बोलते हैं। समझी, हंसते रहती है खाली, क्या बात, कौन है बताओ। तो यहाँ देखो बाउंड चार्ज के बारे में क्या लिखा है, द पॉजिटिव आयंस विच कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन है। ये क्या लिखा है, न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन, ये क्या बात लिखा यहाँ पर, ऐसा क्यों लिखा, द पॉजिटिव आयन विच कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन। अरे क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन, इसके अगल बगल कुछ इलेक्ट्रॉन भी तो है, तो दोनों लोग नहीं मोबाइल है, नहीं समझी। ये न्यूक्लियस मूव करेगा बताओ, सवाल ही नहीं बनता है। ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये भी तो मूव नहीं करेगा ना, सिर्फ ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो ना मूव करेगा, किसको देख करके, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे लगेगा तो देख करके। तो वही बात लिख रहा है कि ऐसा मत सोचिए कि खाली प्लस वाला मूव नहीं करेगा, ये जो नेगेटिव है वो भी मूव नहीं करेगा। कौन सा वाला नहीं मूव करेगा, जो इसके पास होगा, ठीक है, वही बात लिखा है। देखो इलेक्ट्रॉन ऑफ, देखो लिखा है क्लियर, इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर शेल, आया ये समझ में बात, ठीक है क्लियर है, बस वही लिखा है। तो बाउंड चार्ज जो मूव नहीं करता है और फ्री चार्ज जो मूव करता है, खत्म बात। कौन सा फ्री चार्ज कहाँ रियल लाइफ में होता है, तो एटम के अंदर होता है, एटम के अंदर कहाँ, लास्ट वाले में। और फ्री चार्ज बाउंड चार्ज होता है एटम के अंदर, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा अंदर होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये समझ में आया, कॉलेज जैसा नहीं ना वो ये। चलो देखो बच्चों बहुत हो गया, देखो यहाँ लिखा है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन एक्सटर्नल, देखो ऐसे एनसीईआरटी में लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, लेकिन एक्सटर्नल लिखना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि हम लोग अपने से अप्लाई कर रहे हैं ना, तो इसलिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लिखो। देखो समझो पहले ये क्या है, इसके बारे में तुमको पढ़ना है। ये देखो ये ना ऐसे सर्किट देखियो, सर्किट, तो सर्किट में ऐसे करके होता है ना, दो टर्मिनल्स होता है, यहाँ पर बैटरी होता है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पर ना एक हम प्लेट लगाए हैं। तो ये जो प्लेट है, ये प्लेट इधर जो लगाए हैं ये प्लेट प्लस है, और ये वाला प्लेट माइनस है। ये प्लेट्स के बारे आगे पढ़ना, बस अभी समझो कि दो लकीर है, दोनों का लेंथ आपस में क्या है, बराबर, एक प्लस है दूसरा माइनस है, बस अभी इतना ही समझो, आगे डिटेल में बहुत पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर एक बीच में क्या डालें, इसके बीच में क्या डालें, अभी खाली था ना, इसके बीच में क्या डाले, कंडक्टर। देखो इसी वाले को हम जूम करके यहाँ बनाए हैं, बड़ा दिखा करके, ठीक है। और ये वायर है ना, ये वायर अगल बगल था ना, यही वायर यहाँ पर बना हुआ है, देखो ऐसे करके अधूरा, समझ में नहीं आया, यहाँ तक क्लियर है कैसा क्या डायग्राम क्या है। यहाँ पर बीच में कंडक्टर घुसेड़े, कंडक्टर घुसाने के बाद यहाँ पर ये क्या लगा है, ये जो ऐसे लगाए हैं, ऐसे जो दिखाए हैं तुमको, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम लोग अपने से बनाए हैं। क्या है ये, व्हाट इज दिस, ई एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल, जिसका डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन किधर है, इधर है ना, इस तरफ है डायरेक्शन। देखो ऐसे पीछे से आया, ऐसे निकल गया, तो उसी को हम ऐसे से खींच कर दिखा दिए, और यहाँ पर डेवलप हुआ एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। अब देखो इधर प्लस है, तो वही दिखाएं कि प्लस से दूर माइनस के टुवर्ड्स, ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पर जब कंडक्टर डाले हैं, हाँ बोलो, नहीं 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 नहीं,
प्लस माइनस प्लेट की वजह से नहीं दिखाए हैं। यहाँ पर इस ये जो इधर से चार्ज जो होता है ना, चार्ज जैसे पीछे भी बताए थे, चार्ज से फील्ड एक्सटर्नल बनता है, वो बनाए हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर इस प्लेट के थ्रू दिखाते हैं तो इस पूरे को प्लस कर देते हैं, इस पूरे को माइनस कर देते हैं, तब ना उससे फील्ड दिखाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा ना कि इस वाले एक्सटर्नल फील्ड की वजह से यहाँ पर जो फील्ड बना है, यहाँ पर एक प्लस माइनस ऐसे करके एटम होगा। अरे अभी बताया ना कंडक्टर में एटम होता है, प्लस माइनस एटम होता है कंडक्टर में। तो ये जो तुमको दिख रहा है एटम, ये एटम, जैसे सुनो क्या हुआ कि मान लो कि यहाँ पर एक दो, यहाँ पर दो बहुत खूबसूरत लड़की लोग हैं, ठीक है, और इधर दो लड़का लोग हैं। अब ये दोनों लड़का लोग जो कि बदसूरत है, वो ये दोनों खूबसूरत लड़की के पास चल गया दौड़ करके, मेकअप करके आई थी ये लोग, ठीक है। एक आदमी बोल रहा था कि अगर आप मेकअप करने के लिए वो जो नहीं उठाती लड़की लोग ब्रश ऐसे करती है, तो है सुनो तो अगर उसको ब्रश उठा के ऐसे मेकअप कर रही है, मतलब उसके अंदर कमी है इसलिए मेकअप कर रही है, वो कमी पूरा कर रही है मेकअप करके। सही बोल रहा था नहीं? हाँ, तो सुनो, तो ये लोग मेकअप करके आई थी, मतलब अपना कमी पूरा करके आई थी, ठीक है। तो ये दोनों लड़का इसको देख करके अट्रैक्ट हो गया, इधर दौड़ गया जा करके। तो यहाँ पर कितना लोग बचेगा अगर दोनों चल गया? तो कोई नहीं बचेगा ना, दोनों दौड़ के चल गया। तो ये तो समझ में आ रहा होगा ना उनका। अब देखो यहाँ पर, देखो 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 देखो, यहाँ पर जैसे एक्सटर्नल फील्ड लगाए, यहाँ देख, यहाँ जैसे एक्सटर्नल फील्ड लगाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन है किधर जाएगा? एक्सटर्नल फील्ड के साथ क्या उसका अपोजिट। तो ये सारा इसे मुड़ जाएगा ना, और ऐसे मुड़ जाएगा तो मुड़ के कैसा ऐसा हो जाएगा, देखो एक ही को मोड़ के दिखा रहे हैं, ऐसे मुड़ जाएगा, फिर ये बीच से टूट जाएगा, और टूटने के बाद ये माइनस इधर भाग जाएगा, और प्लस कहाँ, प्लस वहीं रहेगा ना जहाँ उसका लोकेशन है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, देखो बना के दिखा रहे हैं, सारा मिटा दिया, देखो ऐसा कुछ हो जाएगा। इधर माइनस 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 डेवलप, इधर प्लस 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 प्लस। तो इसी को पोलराइजेशन बोलते हैं, अगर हल्के लैंग्वेज में बोले तो इसी चीज को पोलराइजेशन बोलते हैं, कि इस तरफ माइनस डेवलप। अब तो अच्छा, ये मत सोचना कि सारा प्लस इधर आ गया है, आधा आया होगा ना प्लस, बहुत टाइम लगता है ना, ऐसा 2 मिनट में थोड़ी होता है, उतना सारा एटम होता है ना, तो वो सारा एटम का ब्रेक होकर इधर आना बहुत टाइम लगता है, इसमें 2 मिनट में थोड़ी होता है। मैगी थोड़ी बना 2 मिनट में, समझ में नहीं आया? 2 मिनट में नहीं होता, टाइम लगेगा। तो सुनो 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 सुनो, तो ये एक्सटर्नल फील्ड से ही यही सब हुआ ना, ये सब क्यों हुआ? एक्सटर्नल फील्ड से। और जो तुमको अभी फ्री एंड बाउंड चार्ज बनाए थे वही तो हो रहा है, बताया था ना, फ्री चार्ज मूव करता है और बाउंड चार्ज चिपके रहता है, ठीक है। कंडक्टर का एग्जांपल क्यों लिए? क्योंकि कंडक्टर में ही चार्ज मूव करता है। डाइइलेक्ट्रिक में चार्ज मूव करेगा? बोलो, मूव करेगा? इंसुलेटर में मूव करेगा? नहीं करेगा। तो अगर हमको ये सब पोलराइजेशन वाला कुछ काम करना है तो हमको किसका हेल्प लेना पड़ेगा? कंडक्टर का। अच्छा, डाइइलेक्ट्रिक में लेकिन पोलराइजेशन होता है भाई, भले मूव नहीं करता चार्ज लेकिन पोलराइजेशन जरूर होता है, वो पढ़ना है, ठीक है, उसको बाद में आगे। तो यहां पर अब सुनो क्या होगा, यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही बना हुआ है ना, तो यहां पर एक एक्सटर्नल, अंदर में एक और फील्ड नहीं बन जाएगा? काहे बनेगा अंदर में एक और नया फील्ड, क्यों बनेगा? अच्छा सुनो सुनो, ये मत सोचना कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस कंडक्टर से अंदर से होते जा रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये कंडक्टर के ऊपर से गुजर रहा है ना, इसलिए ऐसे लाइन खींच के दिखाएं, इसके अंदर से नहीं जा रहा है। क्योंकि तुमको बताया है कि ये कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, चैप्टर 1 में पढ़ी हो ना, कैसे जीरो होता है वो बताया जा रहा है यहाँ पर। चैप्टर 1 में ये बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, और उसका एक छोटा सा सबूत भी दिया गया था क्यों जीरो होना चाहिए, छोटा सबूत बताए थे, हल्का से बताया, भूल गए होगी, चलो कोई नहीं। लेकिन अभी यहाँ पर बताया जा रहा है एग्जैक्टली, यहाँ एक्सप्लेनेशन है उसका कि ये क्यों बताया गया था कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ऐसे बताए थे ना, उसका रीजन देखो बता रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा कि नहीं होगा ये बताओ तुम, होगा ना, प्लस से माइनस पूरा ऐसे डेवलप होगा। तो ये जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड बना, किसकी वजह से बना? अपने आप। किसकी वजह से बना? ये एक्सटर्नल की वजह से। ये जो एक्सटर्नल फील्ड है उसकी वजह से इंड्यूस चार्ज बना, और उस चार्ज की वजह से यहाँ पर क्या बना? तो ये जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड बना है इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस का मतलब होता है जैसे कि तुम कोई अपना बिगड़ा हुआ दोस्त के साथ रहोगी तो उसका आदत सब ले लोगी ना, कि वो अपना आदत निकाल के तुमको देगा, ले मेरा आदत ले ले, ऐसे नहीं ना होता है, तुम उसके साथ रहते रहते सीखोगी। क्या सानिया है कि नहीं? साफिया के साथ रहते रहते, हाँ, तो आदत सीखोगी ना रहते रहते। तो वही चीज तो यहाँ पर भी हो रहा है ना, ये बाहर में एक्सटर्नल फील्ड आया तो उसके वजह से ना ये इंड्यूस, जबरदस्ती कैसे होगा, समझ में नहीं आया क्या बता रहे हैं हम। तो इंडक्शन का मतलब समझ में आना चाहिए, अपने आप जो काम हो, नेचुरली हो जो, ठीक है। तो यहाँ पर जो फील्ड डेवलप हुआ इसको हम बोलेंगे ई इंड्यूस्ड, ई आई लिख दे रहे हैं, ई आई का मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पर ई एक्स टी का मतलब एक्सटर्नल फील्ड। अब बताओ दोनों में से बड़ा कौन होगा? अभी बताओ, यहां पर बाप कौन है? बाप, ये बाप हुआ ना, और ये तो बेटा हुआ, क्या? तो बड़ा कौन होगा? लेकिन यहां थोड़ा देर में क्या होगा ना कि ये एक्सटर्नल फील्ड का है
एक्स्ट्रा बेटा बड़ा हो जाएगा। ये जो इंड्यूस्ड फील्ड है ना, सुनो ये जो इंड्यूस्ड फील्ड है ना, ये एक्सटर्नल वाले का कैरेक्टर लेते जाएगा, लेते जाएगा, लेते जाएगा, लेते 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 एक्सटर्नल को क्या कर देगा, छोटा कर। ऐसा होता है कभी जीवन, कभी सुनी हो ऐसा जीवन में होता है? होता है कभी? तो क्या होगा कि इंड्यूस और एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा आपस में, है ना? समझ में आया क्या बोले हम? पहले क्या हुआ ना, देखो सुन भिखारी सुन सुन, अपने में बात कर ले रही है सुन ले पहले। यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड लगाए हैं, इस एक्सटर्नल फील्ड से एक इंड्यूस्ड फील्ड डेवलप किया। अब तुमको ये बात क्लियर है कि ये जो एक्सटर्नल फील्ड ऐसे से खींचे हैं वो पक्का बड़ा होगा और इंड्यूस वाला छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर तुमको पता है ना, ये प्रोसेस धीरे धीरे होते 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 सब प्लस इधर आ जाएगा और साइना माइनस इधर हो जाएगा। तो ये जो इंड्यूस्ड फील्ड है इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा ना, वेरिएबल हो जाएगा ये, कभी 5, 10, 11, 12 ऐसे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? क्यों? क्योंकि ये जो एक्सटर्नल वाले का सारा कैरेक्टर लेते जाएगा। कैसे कैरेक्टर लेते जाएगा? क्योंकि यहाँ पर प्लस बढ़ते जाएगा ना, क्योंकि सारा प्लस बढ़ते जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा ना, अंदर वाला और फील्ड दिखेगा, यहाँ पर इंड्यूस वाला फील्ड और दिखने लगेगा। समझ रही हो? तो जितना ज्यादा इंड्यूस्ड फील्ड बढ़ते जाएगा, अब बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाएगा ये? एक्सटर्नल के। तो जब सुनो तो पहले, जैसे ही बराबर हुआ ना उसके, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो तुम जब निकालोगी नेट फील्ड जब निकालोगी, नेट फील्ड निकालने के लिए लिखोगी ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस। माइनस क्यों किए हैं? क्योंकि इंड्यूस इधर, एक्सटर्नल उधर, अपोजिट डायरेक्शन ना, तो माइनस करोगी तो आंसर क्या मिलेगा? तो यानी कि एक कंडक्टर के इनसाइड में नेट फील्ड कितना होता है? कैसे जीरो होता है? समझ में आया? क्योंकि एक फील्ड होता है, डेवलप होता है, लेकिन फिर बराबर हो जाता है किसके? बाहर वाले के, इसलिए जीरो हो जाता है फाइनली। आया समझ में? ये कारण है कि तो ये जो फील्ड है, ये कौन सा फील्ड है भाई? जो कंडक्टर के अंदर बन रहा था। कैसे मालूम चला? माइनस करके। अच्छा, ये कब हुआ? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक्सटर्नल वाला बराबर। कोई डाउट हो तो पूछ सकती हो, पूछो क्या डाउट है। ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंडक्टर है ना, उतना भी फ्री चार्जेस नहीं हो पाएगा। कुछ चार्जेस बाउंडेड भी तो रहेगा ना, कुछ बाउंडेड भी तो होता है, तो इसलिए उसका वैल्यू बढ़ नहीं पाता है। हाँ, इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो गया, कैंसिल हो गया, कहानी खत्म। ये कंडक्टर में होता है, बट डाई इलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं होता है। पढ़ना है अभी आगे कर, ये कंडक्टर के बारे में बताया ना, आगे पढ़ना है डाई इलेक्ट्रिक, उसमें ऐसा नहीं होगा। उसमें बताएंगे, रुको ना, उसको आने तो दो पहले, आएगा तब ना बताएंगे। पहले जब लड़का का रिश्ता आता है तो पहले एक को देखोगी ना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, कि क्या बोलोगे? सबको एक ही बार में हम देख लेंगे? ऐसा नहीं ना होगा। अगर देखोगी तो कुछ भी, तो तुम्हारा सिलेक्शन गलत होगा फिर, है कि नहीं? तो ठीक है, तो आज से स्टार्ट करो देखो, सब वही बात लिखा है कि यहाँ पर x लिखे हैं इसको, ठीक। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, जब हम लोग यहाँ पर बाहर में एक एक्सटर्नल फील्ड होता है, तो इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से यहाँ पर इस तरफ माइनस डेवलप होता है, इस तरफ प्लस डेवलप होता है। कैसे होता है बताएं अभी हम? वही लिखा है देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन बिगेन टू मूव। कौन सा फ्री इलेक्ट्रॉन? जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होता है वो इस तरफ चल जाता है, लेफ्ट साइड, और जो बाउंडेड होता है वो इस तरफ राइट साइड में डेवलप हो जाता है। वही लिखा है, चार्जेस आर इंड्यूस्ड इन लेफ्ट एंड एंड पॉजिटिव ऑन राइट, ठीक है। और ये प्रोसेस कब तक होगा? यहाँ पर प्लस 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 और माइनस 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 कब तक डेवलप होते रहेगा? जब तक ये इंड्यूस्ड और एक्सटर्नल बराबर ना हो। बराबर और अपोजिट, ये सबसे जरूरी बात, इक्वल एंड अपोजिट, है ना। ये एक्सटर्नल वाला जो फील्ड है वो ऐसे है और इंड्यूस वाला ऐसे है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट लेकिन बराबर दोनों का मैग्नीट्यूड। मतलब एक्सटर्नल वाला अगर 5 न्यूटन कूलम इनवर्स का होगा तो इंटरनल वाला भी 5 न्यूटन कूलम इनवर्स का हो गया होगा। आया समझ में? लेकिन इंड्यूस वाला शुरू कहाँ से? जीरो से शुरू होता है ना, 0 से 1 2 3 4, तब ऐसे जाके बराबर हुआ होगा, क्योंकि ये कैरेक्टर्स कहाँ से अपना ले रहा है? इसी से ले रहा है, समझ में? तो यहाँ पर वही लिखा है, इक्वल हो जाता है। फिर देखो वही लिखे, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर। जीरो कैसे हुआ? क्योंकि हम लोग नेट फील्ड के लिए माइनस किए दोनों को ना, और दोनों तो बराबर, तो जीरो आ गया फील्ड। तो ऐसे बोलते हैं कि नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो ये पहला प्रॉपर्टी हुआ कंडक्टर का। चलो अब दूसरा प्रॉपर्टी पे आते हैं, लिखो इसको। लेकिन ये एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, इसलिए लिखवा रहे हैं, मतलब एनसीईआरटी का ही ये लाइन है ऊपर, एनसीईआरटी से ही लिया हुआ लाइन। तो फिर वही तो पढ़ा हुआ लिखा हुआ है ना, सेकंड पॉइंट देखो, पढ़ी हो पहले, है कि नहीं? चलो इसका एक्सप्लेनेशन अभी सानिया देगी। बताओ सानिया, क्या समझ में आ रहा है इससे? हट जाएं, ये तो बोलेगी सर इसको भी लेते जाइए साथ में बताओ, इंडिया के बच्चे तुम्हारा वेट। तो क्या बोलते हैं तानिया, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं जिसमें करंट नहीं बनता है? कंडक्टर में करंट तो बनता है ना, लेकिन जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें नहीं बनता है, तो उसको कंडीशन को क्या बोलते हैं जिसमें नहीं बनता है करंट? हाँ, क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है कि जैसे एक मान लीजिए कंडक्टर है, हाँ लिखना है, लिखना है, रुको पहले देख लो। यहाँ पर कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर में जीरो होना है, ठीक है, जीरो होना है इसके अंदर में, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके इनसाइड में मूव नहीं करता है। जो अभी हम लोग पीछे पढ़ रहे थे वो सब कहाँ कहाँ के लिए था, जो भी पीछे सरफेस का था ना, वो सब सरफेस में माइनस प्लस डेवलप कर रहा था ना, वो सारा सरफेस पे हो रहा था कंडक्टर में, कि अंदर में हो रहा था, बताओ सरफेस में हो रहा था कि अंदर में हो रहा था? अंदर में हो रहा था, अंदर में हो रहा था, कंडक्टर के अंदर में, हाँ हाँ अभी जो पढ़ाई की है अंदर में हो रहा था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर लिख रहे हैं कि ई जीरो होना चाहिए, तो क्यों, मतलब ई जीरो होना चाहिए तो समझ गए ना कि अभी प्रूफ भी कर दिए उसको। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि बाहर में चार्ज है, तो बाहर वाला चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, ऐसे परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो टेढ़ा थोड़ा करके देखते हैं, मान लो नहीं हुआ परपेंडिकुलर, अगर ऐसे ले ले तब क्या होगा, तो ये एंगल कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इस तरफ उसका कॉम्पोनेंट क्या आ जाएगा, ई साइन थीटा, और इस तरफ क्या आ जाएगा, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, हाँ कॉस थीटा आएगा, ई कॉस थीटा। तो इस ई कॉस थीटा की वजह से क्या होगा, ई कॉस थीटा की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ जाने लगेगा, है कि नहीं, जैसे अभी पीछे हो रहा था, याद करो। तो ये एक्सटर्नल फील्ड के जैसे बिहेव करेगा कि नहीं, बताओ, है ना, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव किया तो यहाँ करंट बन गया, और करंट बन गया तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन कहाँ हुआ। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होना चाहिए हमेशा, ना कि ऐसे टेढ़ा, देखो टेढ़ा किए तब ना ऐसा हो रहा है। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, देखो ऐसे कंडक्टर, और ऐसे कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज सरफेस पे उसकी वजह से बना है। कोई पूछता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड बना कैसे यहाँ पर बाहर में, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिए तो पॉजिटिव से दूर बनता है ना फील्ड, तो पॉजिटिव से तो ऐसे भी तो दूर बनता है, तो ऐसे दूर लेने से क्या दिक्कत होगा, कंपोनेंट्स टूट जाएगा, और उसको ऐसे क्या होगा, करंट बन जाएगा। तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लेंगे। तो अब इसका कंपोनेंट बनेगा, बनेगा ना, इसका भी कंपोनेंट बनेगा, इसका भी कंपोनेंट कैसे बनेगा, देखो इसका भी कंपोनेंट बनेगा। इस तरफ क्या आएगा, जिस तरफ एंगल थीटा बन रहा है, इस तरफ क्या आएगा, ई कॉस थीटा, और इस तरफ क्या आ जाएगा, यहीं पर क्या आ जाएगा, तो ई साइन 90 आएगा ना, क्योंकि थीटा दिया हुआ ना 90 डिग्री। ये मालूम था कि पहली बार देख रही हो, मालूम था। ई कॉस 90 कितना होता है, तो ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, तो बचेगा कौन सा सिर्फ, और ई साइन 90 कितना होता है, तो ये हटा दे इसको, देखो ई आ जाएगा घूम के, नहीं समझ में आया, यानी इस तरफ तो कोई फील्ड नहीं होगा, खाली फील्ड ऐसे होगा, तो समझ में आया, परपेंडिकुलर करने से ऐसे फील्ड खड़ा रहेगा। और अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ये इधर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि फील्ड तो अपना उधर है, उधर मुंह किया हुआ है ऐसे, ठीक है। चलो बनाओ इसको जल्दी, कौन, हाँ देखो गरीबों, यहाँ थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, द नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। और अगर कोई भी चार्ज रहेगा, बाय द वे अगर कोई भी चार्ज, अच्छा रुके एक चीज सुनो, लेकिन मेरी बात, ये सारा बात तब सही है, हेडिंग देखियो उसके हिसाब से, हेडिंग देख लो पहले क्या लिखा है, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन, तो कंडक्टर का बिहेवियर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यानी कि जहां पर चार्ज मूव नहीं करे, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि चार्ज रेस्ट पे है, मूविंग चार्ज नहीं है। मूविंग चार्ज आ गया तो ये सारा बात गया, ठीक है, यहाँ पर चार्ज रेस्ट पे मान रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा था नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, एनी अगर कोई एक्सेस चार्ज आया बाय द वे तो वो सरफेस पे रिसाइड करेगा। ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर का शेप कुछ भी हो सकता है। तो हमको ये प्रूफ कैसे होगा, ये तो उसमें भी पढ़ाए थे ना तुम लोगों को प्रॉपर्टीज में, कि जो भी चार्ज होता है वो कंडक्टर का सरफेस पे होता है, तो अंदर क्यों नहीं होता है, अंदर में क्या दिक्कत होता है, अंदर में क्या दिक्कत होता है, देखो बस एक लाइन में इसका आंसर है। इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, इसके वजह से कहाँ बनेगा, इसे बनेगा, यहाँ पर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, यहाँ पर ऐसे बनेगा, और यहाँ पर भी ऐसे बनेगा, है कि नहीं, बताओ। अब सबूत उसको कैसे दोगी कि ये बात सही है, सबूत कैसे दोगी उसका, ठीक है जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज भी जीरो होगा, ऐसा कोई लॉजिक थोड़ी है, चार्ज जीरो तो इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो चार्ज भी जीरो, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। अगर है तो करके दिखाओ फिर, देखो क्या करोगी, गॉस अंकल को जानती होगी नहीं, चलो ये बताएगी गॉस थ्योरम का फॉर्मूला, जल्दी बोलो, गॉस थ्योरम का फॉर्मूला, गॉस थ्योरम पूरा बताओ फॉर्मूला, बोलो, उसको तुम मत बताओ, बोलो तुम बताओ, सानिया तुमको नहीं याद है गॉस थ्योरम, रुको तुमको नहीं याद है गॉस थ्योरम, नहीं वो नहीं होता है, गलत गलत बोली, अभी भी अधूरा है, हाँ अभी सही,
तुम लोग सबको एक साथ बैठाएंगे ना तब सही थ्योरम निकल के आएगा, यही मतलब होगा ना उसका। सबको एक साथ बैठाएंगे तो एक जन क्लोज्ड बोलेगा, एक जन इंटीग्रेशन बोलेगा, एक जन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बोलेगा, सबको जोड़ेंगे एक साथ, फिर एक जन बोलेगा अरे फ्लक्स निकालते उससे, तब वहाँ फाई लिखेगा। कितना लोग तुम लोग? 6 लोग मिल के दोगी तब वहाँ पर सही आएगा। 6 लोग नहीं, ये लोग 18 लोग हैं। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इतना रटवाए थे फिर भी अधूरा अधूरा बता रही हो ये तानिया। तो यहां से देखो अभी इसको खोलेंगे तो क्या लिखेंगे खोल करके? ई डी एस कॉस थीटा। इसका क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि कॉस थीटा को कितना डालें? 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है ना, और इस फिगर का सरफेस एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा? इधर ही होगा ना। ऐसे ही हल्के में समझा रहे, थोड़ा उतना डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक है। तो 0 डिग्री तो ई एस आएगा, और ई कितना है? ई कितना है? अंदर वाला का बात करना है ना, तो 0 है, तो कितना डालेंगे? 0 डालेंगे, क्योंकि जो फ्लक्स हम निकाल रहे हैं कहाँ का निकाल रहे हैं? अंदर में कोई फ्लक्स बन रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो फ्लक्स तो 0 आएगा, नेट फ्लक्स, ठीक है 0 आएगा। कहाँ के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन? ये इनसाइड के बारे। तो यहाँ पर फ्लक्स को तुम 0 डाल सकती हो ना, क्योंकि 0 आ रहा है इसको सॉल्व करके, तो यहाँ 0 डाल दे, और इक्वल टू क्या आया? क्यू इनसाइड बाई चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा तो चार्ज इनसाइड कितना आएगा? 0 आया, तो यानी कि अंदर में कोई चार्ज होगा? नहीं होगा। ये गॉस थ्योरम से सबूत बन गया। अब सवाल, एक चीज गड़बड़ है इसमें, कौन बताएगा क्या गलती है इसमें? सब बता दिया, सब सही, लेकिन गॉस थ्योरम को लगाने में एक गलती कर दी है। क्या गलती की? कोई बताएगा हमको? चलो बताओ क्या गलती हुआ? गॉसियन सरफेस नहीं बनाया, वेरी गुड। तो यहां पर गॉसियन सरफेस बनाएंगे ना अंदर में, बिना गॉसियन सरफेस बनाए नहीं ना कर सकते हैं। और क्यों ऐसा जरूरी है इतना गॉसियन सरफेस? नहीं बनाते क्या दिक्कत है? समझ जाओगी तुम लोग, अंडरस्टूड है। तुमने बोले ना सर अंडरस्टूड है, चार्ज गॉसियन होगा गॉसियन सरफेस, तो यहाँ इतना जरूरी क्यों गॉसियन सरफेस बनाना? नहीं नहीं, वैसा बात नहीं है। देखो गॉसियन सरफेस बना रही हो ना, तो गॉसियन सरफेस बना के तुम ये बता रही हो कि तुम यहां का फ्लक्स चेक करना चाहती हो। अब तुम गॉसियन सरफेस यहां लेती तो क्या वो 0 आता आंसर? क्योंकि यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना सरफेस पे, इसलिए जानबूझ के अंदर बनाए गॉसियन सरफेस, क्योंकि हमको अंदर का फ्लक्स चाहिए ना। अगर बाहर बनाओगी गॉसियन सरफेस तब तो चार्ज 0 नहीं होगा। नहीं समझी क्या बोले? समझी? तो ये गॉसियन सरफेस अंदर में बनाए, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये इसीलिए फील्ड जो 0 डाले वो कहां का डाले? फील्ड अंदर का 0 डाले ना, बाहर में 0 थोड़ी है फील्ड। तो गॉसियन सरफेस बहुत जरूरी बनाना, बिना गॉसियन सरफेस के बता ही नहीं पाएंगे थ्योरम लगा कहां रहा है। तो पहले गॉसियन सरफेस बनाना चाहिए था हमको, ठीक है। ये लिख लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है सही लिखा है ना, द नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज 0, ऑलवेज 0, सही लिखा है ना, ऑलवेज 0। लेकिन किस कंडीशन में बाबू? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसीलिए कर पा रहे हैं ये। बाकी आगे पढ़ेंगे जब करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें फील्ड 0 नहीं होगा, ठीक है, पढ़ना है उसमें, 0 नहीं होगा उसमें फील्ड। देखो पोटेंशियल इज कांस्टेंट। पोटेंशियल किसको बोल रहा है? वी को बोल रहा है, जो तुम पढ़ी हो KQ/R, ठीक है। इज अ कांस्टेंट, पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन, मतलब देखो जैसे ये कंडक्टर है, वही जो पीछे बनाए थे उसी को बनाएंगे। ये कंडक्टर है और इसमें चार्ज कहाँ रिसाइड करता है? सरफेस पे रिसाइड करता है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कितना होता है? 0 होता है, ये सब मालूम है तुम लोग को। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, इनसाइड आई का मतलब इनसाइड, सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज 0। तो बोल रहा है कि जो पोटेंशियल है विद इन मतलब क्या होता है? विद इन मतलब अंदर में, यहाँ पर पोटेंशियल को बोल रहा है कि ये कांस्टेंट होगा। नहीं, नो, गलत, 0 नहीं। 0 और कांस्टेंट में अंतर नहीं है। कांस्टेंट का मतलब होता है कोई नंबर होगा, वहां पर कोई नंबर होगा, और 0 का मतलब तो बात ही खत्म हो गया। तो जहां पर 0 रहता है वहां डायरेक्ट 0 लिखते हैं, कांस्टेंट थोड़ी लिखते हैं। तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी यहाँ कांस्टेंट बोल दोगी। हाँ, उसी के बारे में बात करेंगे, बता रहे रुक। E इज इक्वल्स टू माइनस dV/dr होता है? इसलिए वो वीडियो देखने बोले थे, उसमें ये वाला फॉर्मूला बताए थे, और वही फॉर्मूला है घुमा फिरा के। E इज इक्वल देखी नहीं थी ये, माइनस dV/dr। अब एक बात बताओ, हम अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? माइनस साइन को इग्नोर करते हैं, माइनस तो ये बताता है कि फील्ड, और जिधर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा। वो तो बात होगी, उसको छोड़ो, माइनस हटाओ। तो यहाँ से dV/dr लिखे खाली, ये 0 क्यों लिखे समझ में आया ना? क्योंकि अंदर में फील्ड कितना है। तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होता है ना,
तो पक्का यहां पर ये v कांस्टेंट होगा, तब ना उसका डिफरेंशिएट जीरो आया। दोबारा समझाएं, देखो जैसे मान लो हम यहां पर लिखें क्वांटिटी y इज इक्वल्स टू, मान लो लिखें डी एक्स बाई डी वाई, ऐसे लिख दिया, मान लो डी एक्स बाई डी जेड लिख लेते हैं, चलो ठीक है। तो यहां पर मान लो x का वैल्यू हम तुमको बताएं 5 सेंटीमीटर, कितना बता दिए? तो यहां पर जब x को तुम 5 डालोगी तो z के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट कितना आएगा? क्योंकि ये z और 5 मैच ही नहीं कर रहा है, तो मैच नहीं करता, उसका डिफरेंशिएट जीरो होता है। तो यहां पर ये 5 कैसा नंबर है? कांस्टेंट चीज है ना, तो वही बोल रहे हैं कि यहां पर पक्का ये v कांस्टेंट होगा, तब ना ये जीरो आ रहा है। देखो कैसे उल्टा प्रॉपर्टी चल रहा है। पीछे अभी जस्ट बताया गया कि फील्ड जीरो होता है, तो यहां जीरो पुट कर दिए ये फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला पहले पढ़े हैं, इसमें जीरो डाल दिए इसके जगह पे। तो ये जीरो आया कैसे? तो पक्का ये v कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये r का मतलब तो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो पक्का पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, तब ना उसका डिफरेंशिएट जीरो आ रहा है। नहीं समझी? पोटेंशियल जीरो बोल सकती हो? नहीं बोलोगी ना, जीरो कैसे बोल दोगी? जीरो बोलती तब तो दोनों जीरो, तब बात ही खत्म हो जाता। तो यहाँ पर पोटेंशियल पक्का क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग को ये मालूम चलता है कि पोटेंशियल अंदर में कांस्टेंट। बहुत सवाल ये सब पूछता है कि सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं तो पोटेंशियल कैसे होगा? अरे होगा भैया, कांस्टेंट पोटेंशियल होगा, इससे पता चलता है ये फॉर्मूला से। तो यहाँ पर v कांस्टेंट होगा। अच्छा बाहर में ऑन द सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये पोटेंशियल भी होगा, कांस्टेंट होगा जो कि पोटेंशियल। तो यानी कि यहां पर पोटेंशियल अगर बात किया जाए तो कितना होगा? मान लो 5 वोल्ट, तो यहां भी कितना होगा? 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, हर जगह 5 वोल्ट। यानी कि जो कंडक्टर होता है, सुनो ध्यान से, जो कंडक्टर होता है उसका जो सरफेस होता है, जहां पर चार्ज, सरफेस पे ही चार्ज होता है ना कंडक्टर का, अंदर में तो होता नहीं है, अभी प्रूफ किया है। तो कंडक्टर का जहां पर सरफेस पे चार्ज होता है, तो वो जो सरफेस होता है कंडक्टर का, वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, क्योंकि उसका पोटेंशियल हर जगह क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो वही लिखा है पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन, मतलब अंदर में तो कांस्टेंट है ही, एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, मतलब अंदर में भी पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट। अब सुनो बाबू एक और चीज, तुम लोग को ये हम बताए थे जब इक्वी पोटेंशियल सरफेस पढ़ा रहे थे, तो कि जैसे ये मान लो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होने चाहिए, पढ़ाए थे वो इक्वी पोटेंशियल में, बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर। और यहां वही तो हो रहा है, अभी बताया ना कि कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, बताए थे ना, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये इक्वी पोटेंशियल तो एकदम बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसलिए यहां पर जो कंडक्टर, कौन सा कंडक्टर? लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर बोल रहे हैं भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर। अगला चैप्टर में सिर्फ कंडक्टर लिखेंगे, तो कंडक्टर में तो बात बदल जाएगा ना। क्यों बदलेगा बात? क्योंकि कंडक्टर में तो अंदर में भी इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो अगला चैप्टर में ये सब बात सही नहीं होगा, इस चैप्टर के लिए है बस, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉर्मल, और तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये इक्वी पोटेंशियल होगा। तो बाहर में पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट, और अंदर में भी क्या होगा? कांस्टेंट। अंदर में कांस्टेंट वाला बहुत कंफ्यूजन होता है, सर अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये कांस्टेंट कैसे हो गया? तो ये रहा सबूत, ठीक है, क्लियर है। ये थोड़ा सा मैथ्स यहाँ पर 2 लाइन का, हाँ ठीक है, बोलो डेल्टा v इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, ठीक है। उसके बाद वेरी गुड बिल्कुल बोल सकते हो। देखो यहाँ पर ये बोल रही है ना कि सर डेल्टा v इज इक्वल टू ई डॉट डी आर होता है, तो डेल्टा v का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल या फिर चेंज इन पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका मतलब तो सिर्फ पोटेंशियल था, दोनों अलग अलग चीजें हैं पगलाना, इसलिए बताया गया था स्टार्टिंग में लेक्चर 1 में। कौन कौन नहीं किया लेक्चर 1? तुम नहीं की हो, तुम की थी, तुम नहीं की थी ना, बस वो नहीं की थी। तो डेल्टा v, और भी यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं, तो डेल्टा v इज इक्वल टू ई डेल्टा आर कॉस थीटा, ये होगा ना, है कि नहीं? डेल्टा v इज इक्वल टू ई डेल्टा आर कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ का पोटेंशियल का, देखो अभी हम अंदर वाला प्रूफ किए ना, बाहर वाला का बात करें तो बाहर वाले के लिए बता रहे हैं। बाहर वाले में पोटेंशियल कितना है और यहाँ भी कितना है? तो मान लो कि तुम ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, तो तुम डेल्टा v को लिखोगी v फाइनल माइनस v इनिशियल, और e डेल्टा आर कॉस थीटा, ऐसे होगा, ठीक है। तो यहां से v फाइनल और v इनिशियल आपस में क्या है? बराबर है, तो ये कितना आएगा? 0 आएगा, e डेल्टा आर कॉस थीटा। तो यहां से पता चल रहा है पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तब ना पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है उसका। और अंदर में भी चेक कर सकती हो, अंदर में भी यही सेम फॉर्मूला लगा सकती हो, अंदर में भी अप्लाई करोगे। हाँ अच्छा, लेकिन एक और बात कि यहां पर ये जो e है, ई ये e नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होना चाहिए। तब यहाँ क्या 0 हुआ होगा? तब यहाँ पर ये जो क्वांटिटी इसको 0 के बराबर लाए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं ना है। अरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, हाँ एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ये एंगल ये थीटा किसके बीच में है? अरे भाई सुनो, तुम लोग नहीं समझ रही हो। देखो हम ये जो बता रहे हैं, ये किसके लिए बता रहे हैं? सरफेस के लिए कि अंदर के लिए?
सरफेस के लिए डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बताओ। सरफेस पे जीरो है नहीं ना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, बताओ किधर है, ऐसे है, परपेंडिकुलर है। और तुम यहां से यहां गई ना, बोले ना इनिशियल से फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ तुम्हारा, इस तरफ हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एंगल कितना बनेगा। तो यहां पर ये जीरो आया कैसे, तो यहां पर थीटा पक्का कितना होगा, तो वही बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो मत समझ लेना, ये cos 90 जीरो हुआ तब ये जीरो आया। समझ में आया दोस्त तुमको कि नहीं समझ में आया, तुम लोग को नहीं आया, बता दे एक बार, समझ गई। तो ये जो डिस्कशन हुआ ये सरफेस के लिए हुआ, सरफेस के लिए, हाँ सरफेस के लिए। और ये जो हुआ ये इनसाइड द कंडक्टर के लिए हुआ, ये सरफेस पे हुआ। नहीं तो समझाए ना कि ये कांस्टेंट है, तो ये बात सेटिस्फाई हो रहा है। अगर इसको हम लोग कांस्टेंट माने पोटेंशियल को, तब ना ये जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है तो हम समझ गए कि cos 90 जीरो होगा, तब ये बात सही हो पा रहा है। अगर मान लो हम इसको अलग अलग मान लेते तो यहाँ कुछ आंसर आता, तब ये cos 90 तो जीरो नहीं कर पाते ना इसको। समझी नहीं समझी, नहीं समझ में आ रहा तुमको, समझ में आ गया, ठीक। यहाँ पर अगर ये जीरो नहीं आ पाता, मान लो 1 आता आंसर, तो 1 आता तो ये cos 90 यहाँ डाल पाती, नहीं डाल पाती ना, फिर तो यहाँ cos का कुछ और वैल्यू लेना पड़ता। तुम समझ रही हो क्या बोल रहे हैं। और अगर 90 नहीं डालती तब तुम्हारा सारा पीछे सब गलत हो जाता। अभी बताया ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर होना चाहिए, अगर 90 नहीं डाल रही हो मतलब तुम ये बोल रही हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, तब तो पीछे जितना प्रॉपर्टी पड़ी सब गलत हो गया। समझ में आ रहा है, तो इसलिए पोटेंशियल यहाँ पर सेम होना ही चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो कंडक्टर का सरफेस है वो इक्वी पोटेंशियल होना चाहिए। साफिया हम खाली समझ रहे, तुम भी समझ रही हो क्या, समझ गए ना पूरा बात। तो यहाँ पर लिख लो एकदम जरूर से, एकदम हैशटैग करके, हैशटैग द सरफेस, क्योंकि ये पूछा है सेशन में बहुत बार कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर होता है उसका जो सरफेस होता है वो इक्विपोटेंशियल होता है कि नहीं होता है, तो जवाब है हाँ हाँ बिल्कुल होता है 100%। तो लिखो हैशटैग द कंडक्टर्स सरफेस इज व्हाट, कंडक्टर सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलो छापो इसको। यहां पर सबसे पहले लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा। तुम भी एब्सेंट थी ना, हाँ। सिग्मा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। देख रही, अच्छा एक चीज पे ध्यान दी, ये एक ही चीज कितना बार आता है चैप्टर में, अभी यहीं पर नहीं रुका है ये, अभी आगे जाओगे तो फिर सिग्मा दिखेगा आगे चैप्टर्स में। थोड़ा इंटर रिलेटेड तो होता ही है यार, ऐसा नहीं है। देखो जैसे अगर एक पेन लेंगे ना, तो पेन में जो वायर रहता है, पेन में जो चार्ज होता है वो ऐसे लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो उसके लिए लैम्डा होगा, लीनियर चार्ज। लेकिन जैसे अगर ये वाला हम ले आए, देखो ये, तो अगर इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका सरफेस एरिया है ना, तो इसमें इसलिए सिग्मा होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि इसका एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर देखो एरिया लिख रहे हैं, और वॉल्यूम के लिए रो होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है। नहीं समझ में आया, नहीं देखो यहाँ पर जैसे मान लो कि ऐसे कोई सरफेस है, देखना यहाँ, देखना बहस करें, यहाँ देख, यहाँ पर चार्ज जैसे सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सरफेस इसका जब तुम बात करोगी ना चार्ज निकालने का इसका, तो चार्ज निकालोगी तो इसका एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना चार्ज, तो इसलिए लोगी चार्ज पर यूनिट एरिया। लेकिन अगर एक पतला सा वायर होगा तो उसका तो लेंथ में होता है ना चार्ज, तो लेंथ में चार्ज होता है, तो उसके लिए लैम्डा लोगी और लिखोगी चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका लेंथ में है इसलिए चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसका एरिया में है इसलिए चार्ज पर यूनिट एरिया। समझी, हंसते खेलते रहोगी तो कहाँ से पढ़ पाओगी, हंस रही हो तो वो कुछ बोल रही है तो तुम, तो ये सिग्मा का मतलब चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज बाई एरिया को डेल्टा एस लिख दें, एस भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ चलो एस लिख दे रहे हैं, सरफेस एरिया एस, ठीक है। हाँ तो ये एस हुआ। अब क्या करते हैं ना, यहाँ पर एक ऐसा कोई रैंडम सरफेस ले लेते हैं। देखो यहाँ पर तानिया, यहाँ ध्यान दो, एक सरफेस ले लिया रैंडम, और इस अमीबा, और इस सरफेस में हमको गॉस लॉ अप्लाई करना है। गॉस लॉ हमको साबित क्या करना है, साबित क्या करना है हमको, क्या लिखा है यहाँ पर पढ़ोगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। सरफेस मतलब, सरफेस किसको बोल रहे हैं, सरफेस मतलब इसको बोल रहे हैं, सरफेस ले सकती हो ना इसको। अब ये मत सोचना इनसाइड का बात कर रहे हैं, सरफेस का बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सरफेस पे, सरफेस मतलब यहाँ पर ऐसे बनाएंगे तो समझ जाओगी ना।
देखो पहले सुन लो, बता दे रहे, देखो बाबू सुन लो। पहले हम ऐसे भी थोड़ा देर पहले डायग्राम बनाए थे और इसको सरफेस बोल रहे थे, राइट? इसी को सरफेस बोल रहे थे ना। तो इसी को जूम कर दिए, ये वाला को जूम कर दिए और इसको जूम करके ऐसे दिखा दिए। अब समझ जाओगी ना, है सरफेस इसको बोलते हैं। और यहाँ पर चार्ज जैसे दिखा रहे थे तानिया जी, चार्ज जैसे दिखा रहे थे ना, प्लस प्लस। तो ये जो प्लस प्लस यहाँ पर था, इसको जूम करके ऐसे दिखा दें तो यहाँ पर प्लस प्लस दिखेगा। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं ना कि जो सरफेस पे जो चार्ज है, यानी कि उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा ना सिग्मा। सरफेस पे चार्ज है इसलिए सिग्मा लेंगे। अगर वायर पे होता तो लैम्डा लेते, अगर वो अंदर में होता चार्ज तो रो लेते हैं। तो ये जो सिग्मा है वो किसके प्रोपोर्शनल है? मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा सिग्मा होगा। गलत, रॉन्ग। जितना ज़्यादा सिग्मा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना, क्योंकि चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ी चार्ज बनता है। बात समझ में आया क्या बोले हम? हाँ, तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। अब यहाँ वैसे लिख दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चलेगा, वो लैंग्वेज में कुछ भी लिखो, लेकिन मैथमेटिकली सही होना चाहिए, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। अभी चलो इसको प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? यहाँ पर अगर गॉस लॉ लगाना है साफिया, तो क्या बनाना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस। देख रहे हो गॉस अंकल कितना काम का है। लेकिन एच सी वर्मा में एक लाइन लिखा है गॉस अंकल के बारे, गॉस अंकल तभी सही है, गॉस अंकल तभी सही है जब सरफेस में कुछ सिमेट्री है। अगर सिमेट्री नहीं होगा तो गॉस अंकल को अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत अच्छा लाइन लिखा है। मतलब अगर सिलेंडर हुआ, क्यूब हुआ, स्फेयर हुआ तो वैसे के लिए ठीक है, कुछ और आ गया इंटीग्रेशन करने में बहुत कष्ट होगा, वही बात है कुल मिला के। तो यहाँ पर देखो एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिए, ले सकते हैं ना सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। इससे क्या होगा, यहाँ पर ये कुछ चार्ज घिर जाएगा, तो इन्हीं चार्ज का हम क्या निकाल लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो गॉसियन सरफेस, गॉस थ्योरम जहाँ लगाते हैं वहाँ पर का चार्ज को क्या करते हैं? अंदर कर लेते हैं। तो अब क्या किए, गॉसियन सरफेस लिए और यहाँ का चार्ज को घेर लिए। ठीक है, क्लियर है? सिमेट्री नहीं दिख रहा है इसमें वैसा। गॉसियन सरफेस देखो यहाँ पर, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं ना इसको ढकने के लिए, इसी के जैसा शेप कला होगी, बताओ बहुत मुश्किल हो जाएगा तब तो, शेप ही नहीं मालूम चलेगा, बहुत कष्ट होगा, समझी? इसलिए अच्छा तो क्यूबॉइड भी ला सकती हो, क्यूबॉइड ला के भी ढक सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन किताब सब में सिलेंडर बनाया रहता है इसलिए हम सिलेंडर बना रहे हैं, और कोई कारण? सच सच बता दिए, किताब सब में सिलेंडर बनाया रहता है इसलिए हम भी बनाए सिलेंडर। तुम क्यूब से भी ढक सकती हो, हाँ, लेकिन शीट से मत ढक देना, क्योंकि शीट का एरिया फिर क्या होगा, पगला जाओगी उसमें। समझ में आ रहा है दोस्त तुमको? हाँ, बताओ इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? ऊपर होगा और नीचे नहीं होगा? नीचे भी हो सकता है, तो हम ऊपर ले लें एरिया वेक्टर एस, ऐसे बाहर की तरफ, और यहाँ पर इसे होगा, वहाँ पर इसे होगा, नीचे, उस सब के बारे में सिर्फ एक ले लिया, ठीक है? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? प्लस से, प्लस से अवे होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा। अरे भैया ये प्लस से ना, बहुत लोग पगला जाता है, सर यहाँ कैसे बना दिए, ये प्लस से दूर, ठीक? तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। चलो अब निकालो इसका थ्रू फ्लक्स जरा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू गॉस अंकल? इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू चार्ज अंदर में बाई एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है? तो यहाँ पर फाई इज इक्वल्स टू ये ई डी एस कॉस थीटा होगा, हैं? ई डी एस कॉस कितना? खाली इसको सॉल्व कर रहे हैं अभी, सिर्फ इसको, फिर बाद में इसको करेंगे, ठीक है? तो 0 डिग्री कितना होता है? तो ई एस आएगा खाली, ये आया फ्लक्स। अब ये भी फ्लक्स के बराबर और ये भी फ्लक्स के बराबर, तो ये ई एस और ये वाला बराबर हो जाएगा, हाँ? तो यहाँ से लिखेंगे ई एस बराबर चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ से अभी सिग्मा के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो हम यहाँ से चार्ज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे चार्ज? सिग्मा इंटू एस। कोई डाउट है बोलो? कौन? ये सिलेंडर क्या लगता है, हॉलो होना चाहिए कि क्लोज होना चाहिए? क्या लगता है? क्या बोले, फिर से बोलो। तुम इस सिलेंडर पे ध्यान काहे दे रही हो? ये जो सिग्मा और ये सब लिखा जाता है इस सिलेंडर के लिए लिख रहे हैं। अरे ये जो चार्ज है उसके लिए लिख रहे हैं ना, जो सरफेस पे चार्ज है, ये वाला सरफेस का। सिलेंडर के लिए थोड़ी देखते हैं। सिलेंडर ये कैसा होना चाहिए? हॉलो होना चाहिए। गलत, क्लोज सिलेंडर। गॉसियन सरफेस जो बनाते हैं वो बंद होना चाहिए, तो ये क्लोज सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर नहीं है, क्लोज सिलेंडर। हॉलो बोलना ठीक रहेगा बट क्लोज होना चाहिए ये। हॉलो मतलब अंदर से खोखला, लेकिन ऊपर से बंद होना चाहिए। बंद है ना ऊपर से, क्योंकि तुम लोग को पढ़ाए थे ना जी, याद करो, एक चार्ज जो वर्टिसेस पे रखे थे दम खोपचे में, तो उसको ढकने के लिए 8 क्यूब बनाए थे, तो वो 8 क्यूब बंद था ना सब तरफ से, कि खुला था 8 क्यूब? बात समझ में आया? तो ये सिलेंडर सब तरफ से बंद होना चाहिए। और ये जो सिग्मा और ये सब लिखते हैं सिलेंडर के लिए थोड़ी लिख रहे हैं, यहाँ जो चार्ज सरफेस पे उसके लिए लिख रहे हैं ना सिग्मा। क्या नहीं समझ में आया? ये सिलेंडर में चार्ज होता है, ये सिलेंडर में जो बनाती है उसमें चार्ज होता है, बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ से ये क्यू इनसाइड को कितना डालोगी बोलो?
सिग्मा इंटू बाई क्या, और यहां पर कितना होगा, ये एस किसका सरफेस एरिया है ये बताइए, ये एस किसका सरफेस एरिया है, ये सिलेंडर का या फिर इसका, ये एस जो है वो किसका सरफेस एरिया है, सिलेंडर का कि इसका, बताओ। सिलेंडर का है, सही तो बोल रही है, क्योंकि सरफेस एरिया वेक्टर सिलेंडर से निकालते हैं ना, जो सरफेस एरिया होता है गॉसियन सरफेस का होता है, तो यहां से एस एस कट जाएगा है, तो ई किसके बराबर आएगा, ई यहां से कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया सरफेस पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे है, अरे इनसाइड वाला नहीं है भाई, सरफेस का कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया, और देखो ई और सिग्मा प्रोपोर्शनल दिख रहा है, ठीक है। अब तुम लोग को एक डेरिवेशन करवाए थे चैप्टर नंबर 1 में, जिसमें गॉस थ्योरम का दूसरा एप्लीकेशन था, प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी तो वैसा ही है, लेकिन उसका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आया था, क्योंकि वो प्लेन शीट थोड़ा सा सिमेट्रिकल था, ठीक है। सही है, समझ में आया बात क्या बोले हम, है कि नहीं आया समझ में। सुनो, यहां पर भी आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन कब आएगा, जब यहां से भी हम एरिया वेक्टर खींचेंगे तब। हम सिर्फ एक ही की जगह का बात किए ना, यहां से भी खींचेंगे तो हो जाएगा काम, क्या दोनों जगह कर सकते हैं, तब बस कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बस यहां पर 2 आ जाएगा, समझी। हम सिर्फ ऊपर वाले फील्ड का बात कर रहे हैं, नीचे भी खींच सकती हो, तो नीचे खींचोगी बस यहां पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम सिर्फ एक ये वाला ही खाली यहीं का बात कर रहे हैं, मतलब इस वाले से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा खाली उसका बात कर रहे हैं, ये इधर कितना फील्ड जाएगा उसका बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बनाओ इसको, समझ में आया नहीं आया। अच्छा, उसमें भी अगर यहाँ पर 2 डिवाइड होगा तब भी ई और सिग्मा प्रोपोर्शनल होगा ही क्या, तो इसलिए यहाँ पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट तक ही करो, ठीक है। 2 एप्सिलॉन नॉट भी कर सकती हो, या फिर तुम सिंपल जो चैप्टर 1 में पढ़ी उसको भी बना सकती हो, ऐसे प्लेन शीट बना दो, उसमें प्लस 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 ऐसे दिखा दो, और यहाँ पर ऐसे सिलेंडर घुसेड़ दो इसमें, ठीक है, सिलेंडर आर वर्क कर दो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें भी वैसे ही आएगा केस, ठीक है, यही वाला था गॉस थ्योरम में, तुम तो पढ़ी ही नहीं ना ये वाला, क्या साफिया जी सो रही है बैठ के में। यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, भाई कोई फायदा नहीं है लिख करके, बेवकूफ़ी वाला बात है। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लगाओगी और यहाँ क्या लिख दोगी, एन कैप। एन कैप किधर होगा तुम बताओ, नहीं ये बताइए, ये एन कैप कहाँ होगा, हाँ अपवर्ड होगा, क्योंकि इस वाले सरफेस एरिया वेक्टर का बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए एन कैप इस तरफ होगा। क्या हो साफिया हंस कह रही है, हम जोकर हैं क्या चलो ये हुआ, ठीक है, एन कैप है, साफिया मेरा नाम है नहीं नहीं, अरे मतलब वहीं से वर्ड लिया ये कैविटी, दांत वाला ऐड आता है जो, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। देखो यहां पर बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ अ हॉलो चार्ज कंडक्टर। मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पर एक कंडक्टर है, इसको थोड़ा सरफेस को और इसका मोटा कर लेते, देखो ऐसे थोड़ा और मोटा सरफेस ले लिया, क्या हॉलो सिलेंडर, नहीं हॉलो सिलेंडर से कहाँ समझ सकती हो, तो वो तो गॉसियन सरफेस था ना, वो तो हॉलो सिलेंडर जो बना रहे थे वो तो गॉसियन सरफेस था, वो कहाँ से आ जाएगा। यहाँ पर एक कंडक्टर लिए हैं जिसका सरफेस है और चार्ज यहाँ पर है, यहाँ देखो बच्चों चार्ज सरफेस पे है, और यहाँ बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कैविटी, कैविटी समझती हो, कैविटी मतलब कि जैसे देखो ये खूबसूरत गाड़ी है, इसमें तानिया और उसका वो जा रहा है समझ गई ना, तो बाहर से बिजली आता है, और ये कार थोड़ा स्टाइलिश वाला था, खुला हुआ था ऊपर से, बाहर से बिजली आया और तानिया का सारा मेकअप उतर गया ठीक है, तो फिर वो डर गया जो भी था इसके साथ और उसको बोला ले तेरा मार्क्स, देख अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फिर अगले बार वो थोड़ा अच्छा गाड़ी खरीदता है जो कि अच्छा गाड़ी खरीदता है जो कि ऊपर से बंद है, ठीक है। अब बाहर से जब बिजली कड़कता है, बाहर से जब बिजली कड़कता है तो अंदर तक नहीं पहुंच पाता है, क्यों, क्योंकि देखो बाहर से जब बिजली कड़का तो यहाँ पर ये जो कार होता है ना, कार किसका बना रहता है, मेटल का कि नॉन मेटल का, मेटालिक होता है ना कार का सरफेस, तो इसलिए भी हम लोग छूते हैं जाके तो हल्का कभी कभी करंट मारता है धूप में, है ना, उसका वो खोलने के लिए, गेट खोलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब बाहर से आया इलेक्ट्रिक शॉक, तो अगर तुम बाहर रहोगी तब तो पक्का मारेगा, लेकिन अंदर में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि कार के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है,
जीरो होता है। तो ये कार के अंदर वाला जो पार्ट है ना, इसको कैविटी बोल सकती हो। ये हम अपने से नहीं बता रहे, कहानी है, नहीं ये तो अपने से था। ये जो कहानी बता रही है एनसीईआरटी में लिखा है। हाँ, ये एनसीईआरटी में बताया है कि कार का जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको वो बेस्ट एग्जांपल हुआ। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? कांस्टेंट होगा। वही बात लिखा है और कुछ नहीं भाई, वही वही बहुत पुराना बात। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और यहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट। तो ऐसा एरिया को एक नया नाम दे दिया, कैविटी। वही लिखा है देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कैविटी ऑफ अ हॉलो चार्ज कंडक्टर। कोई कोई कंडक्टर अंदर से भरा भी होता है ना, मतलब कि अंदर में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर एक हॉलो कंडक्टर लिए, जैसे कार, बेस्ट एग्जांपल। समझ गई? लिख लो इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट। कुछ नहीं था इसका समझाने लायक, समझ में आगे क्या बात है। हाँ, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। ये जो प्रोसेस हम लोग बना रहे हैं कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेक्ट होगा। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यानी कि, अच्छा ये हॉलो एरिया, कार का एग्जांपल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कार में एक हॉलो स्पेस होता है ना अंदर में मस्त, तो इसलिए कार का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो कार में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होता है, बिल्कुल होता है। तो इसी चीज को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं, है ना। और भी बहुत जगह होता है, ये खाली कार में थोड़ी होता है, अभी बताते हैं और कहाँ होता है। लिखो इसको। हाँ, रूम में भी है। तुम लोग तो ऐसा लगता होगा ना कि सब सब पढ़ा उड़ा रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, क्या वही लगता है ना? हम पढ़ा उड़ा रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, वही लगता होगा ना? नहीं, तुम लोग का नहीं, और जगह जा रहे हैं तो पैसा कमाने के लिए पढ़ा रहे हो, यही लगता है ना? गलत सोचती हो यार, ऐसा सोच रही हो तो गलत सोच रही हो। हम बहुत सारा पैसा कमाने के लिए पढ़ा रहे हैं, थोड़ा पैसा के लिए कौन पढ़ाता है? हम बहुत सारा पैसा कमाने के लिए पढ़ा रहे हैं ना, थोड़ा के लिए थोड़ी। चलो देखो क्या बोली, नहीं सुने। 7th पॉइंट, 7th मतलब वही इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अरे 7th वही भैया, वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो समझाए ना, उसी के बारे। ठीक है, तुम लोग का क्लियर हो गया ना डाउट? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये जो अभी तुम लोग को समझाया था ना, पॉइंट नंबर 6 जो एनसीईआरटी में लिखा है, उसी को दोबारा समझाया होगा। वही बात कि एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज है, और उस कंडक्टर का अगर कोई बीच वाला पार्ट हम ले लें तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। वही बात लिखा है। और ये जो प्रोसेस है हॉलो एरिया में, हॉलो एरिया को शील्ड करने का, हॉलो एरिया को शील्ड करने का मतलब जैसे कार में करते हैं हम लोग, शील्ड करते हैं ना कार को, बाहर में मेटालिक सरफेस लगा देते हैं और अंदर में नहीं पहुंच पाता है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। पढ़ो, वही लिखा है, द फेनोमेना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कार में करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एनसीईआरटी में पढ़ना ही है, ठीक है। कार में लिखा है, कार के बारे लिखा है, कार में लिखा नहीं है, कार के बारे लिखा है। और एक और चीज़ इसमें बताया था कि जैसे मान लो तुम्हारे पास मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी उस जगह में रखोगी, जैसे कार में रखोगी, तो करंट नहीं पकड़ेगा वो, ठीक है, करंट नहीं मारेगा, मतलब करंट को वो कैच नहीं करेगा। ये फायदा है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का, तो वो 2nd पॉइंट में लिखा था, ठीक है। एनसीईआरटी का ही सारा बात लिखा है कि मोबाइल फ़ोन भी अगर कार के अंदर रखा हुआ है और वो ऑन है, तो वो बाहर अगर बिजली कड़क रहा है तो उससे कनेक्ट होकर ये नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर बाहर मोबाइल लेके निकलोगी तो पक्का जाओगे मोबाइल के साथ तुम भी। थैंक यू गाइस।